जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है युवराज और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। यहाँ पर हम जो है प्रिज्म को पढ़ने वाले हैं आज। ये हमारे बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए हमारे हाथ में भी एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म में 3 सरफेसेस होती हैं, ठीक है, जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाती हैं। एक ये यहाँ पर और एक पीछे साइड, ठीक है। प्रिज्म कुछ हमारा इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि एक ये एंगल है, प्रिज्म एंगल ये कहलाता है, और ये भी कहलाता है और ये भी कहलाता है। एक्चुअली मेरे हाथ में जो प्रिज्म है ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म का मतलब ये नहीं कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, उसमें जरूरी नहीं है। प्रिज्म हमारा वो भी हो सकता है जैसे हमारे क्यूब होता है। क्यूब अगर हम ले ले तो वो भी प्रिज्म की तरह वर्क कर सकता है। तो समझते हैं यहाँ पर प्रिज्म का मतलब क्या होता है। प्रिज्म यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है और हम यहाँ पर समझते हैं कि प्रिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। देखो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ही पढ़ना है हमें। तो प्रिज्म है अ प्रिज्म इज अ वेज शेप्ड पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। यानी प्रिज्म जो है एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। जैसे मेरे हाथ में देखिए ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो ट्रांसपेरेंट होने का मतलब है कि इसके अंदर अगर लाइट को मैं इंसिडेंट कराऊंगा तो उसका कुछ जो पाथ है वो कुछ चेंज हो जाएगा। यानी आपको पता है जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो रिफ्रैक्ट करती है, यानी अपने पाथ से भटक जाती है। अब इसमें भी क्या होगा, हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे और इंसिडेंट कराने के बाद हम उसके पाथ को देखेंगे किस तरह से उसका पाथ यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक प्रिज्म वेज शेप का पोर्शन होता है, यानी जिस तरह के यहाँ पर हमने दिखाया कि इस तरह से यहाँ पर ये वेज शेप का होता है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ठीक है। ट्रांसपेरेंट तो होना जरूरी है, तभी तो लाइट यहाँ पर एंटर करेगी। बाउंडेड बाय 2 प्लेन फेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल। देखिए एक ये फेस और एक पीछे वाला फेस, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है एक ये फेस और एक ये फेस, दोनों फेस एक दूसरे के ऊपर ऐसे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और ये दोनों इंक्लाइंट हैं और इंक्लाइंट है किसी एक एंगल पे, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दोनों हम लोग फेस को लेंगे तो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ये कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख रखा है मैंने, देखो एंगल ऑफ प्रिज्म ये है। इधर साइड हमारे पास दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं। एक्चुअल में नीचे वाला भी हमारा रिफ्रैक्टिंग फेसेस है, लेकिन उसको हम यहाँ पर दिखा नहीं पाएंगे। ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग एज, यानी कि ये किनारा है। जैसे कि कह सकते हैं कि हम 2 फेस को जो जोड़ रहा है वो किनारा होता है एज, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिज्म को अच्छे से समझेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसमें यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर जो प्रिज्म है वो किस तरह से यहाँ पर होता है। तो हमारे पास एक यहाँ पर डायग्राम बना हुआ पहले से, हम एक और डायग्राम यहाँ पर साइड में बनाते हैं। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये ऐसे कुछ ऐसे, और मैंने जानबूझकर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया हुआ है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया हुआ है और इसकी इधर साइड और इधर साइड और इधर साइड, तीनों साइड इसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। यानी ए बी सी हमारा जो है ये क्या है, ये हमारे पास एज ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। हमने लाइट को इंसिडेंट कराया ऐसे कुछ, हमने यहां से ऐसे लाइट को ऐसे इंसिडेंट करा दिया। ये लाइट हमने इंसिडेंट कराया, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे बोल देंगे, ठीक है। अब लाइट इंसिडेंट जब करती है तो अब यहां पर इस प्रिज्म का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। हम मानते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और जो लाइट ट्रेवल कर रही थी वो n1 में ट्रेवल कर रही थी, यानी एयर में ट्रेवल कर रही थी। और प्रिज्म हम ग्लास का बना के रखे हैं यहाँ पर, ये का है ग्लास का, और ग्लास का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तब वो कैसे बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन यहां पर हमको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब इस प्लेन सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल इसका जो बनेगा वो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर बनेगा। यानी इस प्लेन सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो ऐसे बनेगा, ये परपेंडिकुलर यहां पर नॉर्मल बनेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर किसके होगा, ए बी प्लेन के, ठीक है। ए बी प्लेन या फिर ए बी फेस बोल सकते हो, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसका नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा, ये ठीक है। ये हमने नॉर्मल बना लिया। नॉर्मल हम एन से डिनोट करेंगे, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ठीक है।
अब ये लाइट रे ट्रैवल करना चाहती थी एकदम स्ट्रेट ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये किधर बेंड होगी? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और बेंड होने के बाद ये ऐसे यहां पर आकर टकराएगी। ये कुछ ऐसे इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। यहां पर आई जब लाइट, और जब इस फेस से टकराई, ए बी फेस से, तो वो बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये एंगल जो हमारा होगा, ये एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब देखिए जरा, इस वाले फेस के लिए, एसी फेस के लिए हमारा ये वाली रे जो होगा वो क्या होगा? इंसिडेंट रे कहलाएगा। अब फिर से इस फेस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे अब इस फेस से बाहर निकलना चाहती है। अब इस फेस से लाइट रे जब बाहर निकलेगी तब फिर से उसका रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। अब वो N2 से N1 में जा रही है। इसका मतलब है कि वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे? यहां पर हमारे पास एक और नॉर्मल बनेगा, ये कुछ ऐसे। ये जो नॉर्मल होता है ये AC के परपेंडिकुलर है। ये वाला नॉर्मल क्या है? AB के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने नॉर्मल बोला। ठीक, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे, अब इस फेस के लिए तो इंसिडेंट रे होगा ना। ठीक है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कौन सा एंगल होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। लेकिन यहां पर ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, इस वाली इसको मैंने इंसिडेंट रे कहा है। जब ये AB प्लेन से टकराई तो रिफ्रैक्ट होकर के इस प्लेन में पड़ी, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे आकर के AC प्लेन पे टकराई, तो हम इसको भी रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, यानी यहां पर हम इसका भी नाम I नहीं बोलेंगे, इसका नाम भी हम लोग R बोलेंगे। लेकिन ये वाला एंगल अलग होगा R1, ये वाला एंगल अलग होगा R2। ठीक है, ये एंगल R1, ये वाला एंगल R2, बस नाम दे दिया है R, एक्चुअल में वो I ही है। ठीक है, लेकिन ये I और ये I नहीं है, ध्यान रखना, ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है। अब उसके बाद क्या होगा? अब लाइट जो है डेंसर से रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये लाइट रे यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, यहां से लाइट रे कुछ अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि ये यहां से ऐसे आकर के बेंड हुई, यहां से आके ऐसे बेंड हुई है। और ये जो यहां पर एंगल जो बन रहा है, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। ठीक है, ये एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन डेबर। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन डेबर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मोटा मोटा देखें कि लाइट रे ऐसे आई और यहां से आने के बाद कितना एंगल डेविएट हो गई अपने पाथ से, वो डेविएट हुई, डेल्टा एंगल डेविएट होकर ऐसे चली गई। ठीक है, अब इसको हम लोग एक नाम देते हैं। ये वाला एंगल हमारे पास होगा, ये एंगल ऑफ इमरजेंट ई होता है, और इस रे का भी एक नाम बोलते हैं हम लोग, इमरजेंस रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंस, या फिर इमरजेंट बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जरा देखो, ये लाइट रे ऐसे आई, ऐसे यहां से आई, और यहां से ऐसे, यहां पर क्या हुआ? ऐसे आने के बाद यहां पर क्या हुआ कि ये अपने पाथ से डेल्टा एंगल डेविएट होकर के ऐसे चली गई है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है? ये डेल्टा एंगल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसको मैं यहां से हटाता हूं, अब इसको मैं यहां से इससे बनाता हूं, ब्लैक से बनाऊंगा। तो यहां से ये ऐसे आना चाहता था, ऐसे, ठीक, एकदम स्ट्रेट आना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि इस रिफ्रैक्टिंग मीडियम की वजह से ये अपने पास से डेल्टा एंगल डेविएट हो गई। दिस इज डेबर, दिस इज व्हाट? डेबर। ठीक है, यहां पर हमको डेबर ही निकालना है कि कितना यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है। ठीक है, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो रहा है, यही निकालना होता है। तो चलिए यहां पर हम लोग मार्क कर लेते हैं कुछ एंगल्स। तो यहां पर मार्क करने के लिए देखो हम यहां पर क्या कहेंगे, हमारे पास एक ये एंगल होगा, हम चलो यहां पर नाम दे देते हैं। इसका नाम मैंने दिया P, इसका नाम दिया Q, इसका नाम दिया R। ठीक है, और यहां पर जो है इसको हम बोल देते हैं S। ये डेबर है, ये क्या है? S है। ठीक है, P Q R S। अच्छा, एक चीज जरा देखो ध्यान से, आपको एक चीज दिखेगी, यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है, हमारे पास ट्रायंगल दिख रहा है SPR। हम इस ट्रायंगल को जरा बाहर निकालते हैं, SPR ट्रायंगल बाहर निकाल, यहां पर बाहर निकालते हैं। हमारे पास ट्रायंगल ऐसे, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, हमने कौन सा ट्रायंगल बाहर निकाला है? SPR।
ये वाला S है, ये वाला P है, ये वाला R है, ठीक है। अब ये वाला एंगल R1 है, ये वाला I है। एक बात बताओ, ये वाला ऐसे हमारे पास नॉर्मल है और इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है। क्या हम बोल सकते हैं, क्या हम थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो एंगल है, ये वाला पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, क्या ये I होगा? हाँ बिल्कुल I होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये I है तो ये हमारा R1 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा I माइनस R1। कितना एंगल होगा ये वाला? यहाँ पर होगा I माइनस R1। क्यों? क्योंकि भाई ये I है तो ये भी पूरा I होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि हमारे पास इंसिडेंट रे S तक जा रही है, ये नॉर्मल रे ऐसे है, ये पूरा एंगल I, ये R1, तो ये क्या होगा? I माइनस R1। सिमिलरली हम इस एंगल को भी क्या बोलेंगे? ये एंगल पूरा हमारा E होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। भाई इधर E है तो इधर भी एंगल ऑफ इमरजेंस E होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला बचा हुआ एंगल हमारे पास क्या होगा? E माइनस R2। यहाँ पर क्या होगा? E माइनस R2। यहाँ पर हमारे पास ये एंगल होगा। और जरा ध्यान से देखो, अगर मैं S पॉइंट को जो है यहाँ से ऐसे और इसको ऐसे करता हूँ तो ये एंगल जरा देखो क्या है? ये एंगल डेबर है। ये एंगल क्या है? ये एंगल डेबर है, डेबर, ठीक है। जरा देखो, ये लाइट रे ऐसे आई है और फिर यहाँ से ऐसे गई है, तो ये एंगल हमारे पास क्या है? डेबर है। तो हम इस ट्राइंगल में क्या बोलेंगे? हम इस ट्राइंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लगा देंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल लिया है, यहाँ पर ट्राइंगल हमने कौन सा लिया था? SPR। हमने ट्राइंगल लिया है यहाँ पर SPR, ट्राइंगल SPR, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम यहां पर बोल सकते हैं डेबर इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ठीक है। हम यहां से क्या बोल सकते हैं? डेबर इज इक्वल टू I प्लस E और माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2। ये हमारे पास डेबर का फॉर्मूला निकल के आया है। जरा ध्यान से देखो, हमने क्या किया है? हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई इस ट्रायंगल में, है ना। हमको डेबर निकालना था कि कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा। भाई हम जब प्रिज्म में लाइट को इंसिडेंट कराते हैं ऐसे जाती है, ठीक है, और ऐसे मैंने इसको इंसिडेंट कराया तो अपने पाथ से वो कितना डेविएट कर गई, ऐसे डेविएट करके ऐसे नीचे जाती है, ठीक है। तो उसका डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो आया है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। कैसे आया मैंने बता दिया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। यहाँ पर हमारे पास ये वाला एंगल क्या होगा? I माइनस R1, ये होगा E माइनस R2, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का सम इज इक्वल टू दिस सम, यानी इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यही तो हमारे पास होता है क्या? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब जरा देखो ध्यान से, हम यहाँ पर R1 और R2 को भी निकालेंगे। हम ट्रायंगल यहाँ पर एक और चूज करेंगे। अब हम यहाँ पर एक ट्रायंगल और चूज करेंगे। उस ट्रायंगल का देखो क्या बोलते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल हमारे पास है PQR, ट्रायंगल लेंगे PQR, PQR ट्रायंगल लेंगे। हमने ये ट्रायंगल चूज किया हुआ है, ऐसा है कुछ, ये ऐसा देखिए, ये Q है, ये R है, ये P है। हमारे पास यहाँ पर ये R1 है, ये क्या है? R2 है। ये कुछ मान लेते हैं, कुछ थीटा होगा, इसको थीटा एंगल मान लेते हैं। Q को हमारे पास Q को थीटा एंगल मान लेते हैं। तो हमको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे? R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम इस थीटा एंगल को निकालना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस R1 प्लस R2। क्या लिख सकते हैं ये चीज? बोलिए, क्या इस थीटा एंगल को हम लिख सकते हैं 180 माइनस R1 प्लस R2? 180 माइनस R1 प्लस R2। देखो इस एंगल को क्यों निकाला? इसको निकालने से हमको ये फायदा मिल जाएगा कि हम इसको यहां से रिमूव कर सकते हैं। देखिए कैसे रिमूव कर सकते हैं। हमने जब ये निकाल लिया एंगल ये वाला, ठीक है, अब हम यहां पर क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? APQRA, ये क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। कौन सा है? APQRA। अच्छा एक चीज और, हमारे पास ये जो A है ये एंगल A है, ठीक है। एंगल A यानी एंगल ऑफ प्रिज्म इसको बोलते हैं। हमने यहां बना रखा, देखिए हमारे पास को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। चलो
अब यहां पर हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को ये लेना है ए पी क्यू आर। तो इन क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए पी क्यू आर, हमने ये चौकोर वाला क्वाड्रिलेटरल ले लिया है। अब क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम, चारों एंगल का सम 360 के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस प्लस, अच्छा एक बात बताओ, ये तो 90 है भाई, नॉर्मल ऐसे जा रहा है ना, तो 90 है ना, तो एंगल जो हमारे पास ये वाला होगा 90 हो जाएगा, प्लस 90 डिग्री। अब उसके बाद जरा देखो यहां पर है एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू, और उसके बाद जरा देखो यहां पर ये वाला एंगल भी तो 90 है, नहीं समझे क्या? समझो, ए पी क्यू आर ए। बच्चा P पर देखो ध्यान से, P पर एंगल ए पी क्यू 90 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल है यहां पर, ये नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इधर भी क्या है हमारे पास ए आर क्यू, ये भी 90 डिग्री है क्योंकि ये भी नॉर्मल है, ठीक है। तो यहां पर ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू, चारों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब उसके बाद एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस 180, इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया, इन दोनों को मैंने क्या किया, प्लस कर लिया, इज इक्वल टू 360। अब क्यू एंगल तो निकाल चुके हो, 180 माइनस R1 प्लस R2, तो एंगल ए प्लस क्यू एंगल कितना है, 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस 180 इज इक्वल टू 360। अब 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 होता है। तो एंगल ए प्लस 360 डिग्री, अब यहां माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360। अब ये 360 से 360 कैंसल हो जाएगा। अब यहां पर आएगा एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या हम यहां पर R1 प्लस R2 में इस एंगल ए को यूज कर सकते हैं? देखिए हम इसको बोलेंगे ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक। अब इस थीटा का यूज मैंने यहां कर लिया है, क्यू एंगल का यूज यहां कर लिया है, 180 माइनस R1 प्लस R2 रख दिया है, एंगल ए निकाल लिया। अब इस एंगल ए को देखो R1 प्लस R2 लिखा है, तो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बिकम, अब जरा देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस, क्या एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल ए, भाई एंगल लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि डबर भी एंगल है, इंसिडेंट भी एंगल है, ई भी एंगल है, ए भी एंगल है, तो यहां पर एंगल मैंने लगा दिया है, जरूरी नहीं कि वहां भी लगाओ। हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ चुका है, डबर इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई सारे क्वेश्चन इसी से लग जाएंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? इसके जल्दी से आप नोट कर लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूं। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, इसको पढ़ना इतना ही जितना मैंने अभी समझाया आपको, ये जो मैंने ज्योमेट्री यूज की हुई है, ये ज्योमेट्री बहुत ही आसान है, ये क्लास 10th की ज्योमेट्री आप समझ सकते हैं। बस केवल कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमको अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है, कि हमको पहले क्या करना है, कि पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, डेबर निकालना है, डेबर निकालने के बाद R1 प्लस R2 को A से रिप्लेस करना है, और वो कैसे A से रिप्लेस करना है, इस तरह से कुछ A एंगल निकालेंगे, यहाँ पर A एंगल रख देंगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अब जरा समझो, अब यहां पर हम एक चीज और बताते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं और न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखो हम यहां पर न्यूमेरिकल एक आध लेते हैं और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए अगर जैसे कि हमसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ प्रिज्म डैश है, मतलब समथिंग कुछ एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया जाए, और एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ दे दिया जाए, और पूछा जाए कि बताइए एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा, या फिर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। लेट सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, यहां पर हमने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया, ठीक है, और ट्रायंगुलर प्रिज्म, जैसे हमारे पास एक प्रिज्म था, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, यहां पर कितना है, 60 डिग्री। अब इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना ले लेते हैं, 60 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ये 60 डिग्री मैंने दे दिया है, ए की वैल्यू दे दी मैंने, ठीक है। अब यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है हम उसको भी देंगे यहां पर, ठीक है, हमारे पास ये इंसिडेंट रे है,
ये कुछ ऐसा आया और नॉर्मल रहेगा ऐसे ही कुछ, नॉर्मल हम बनाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल से जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रहा है, मैंने कहा कि ये 30 डिग्री है, चलिए मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि ये लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे टकराने के बाद ये ऐसे यहाँ से जाएगी, यहाँ पर कुछ डेबर बनेगा, उस डेबर को बताओ, और या फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस को बताओ। यानी कहने का मतलब है कि लाइट रे जब इसके अंदर ऐसे आएगी तो ट्रैवल करेगी किस तरह से, देखो ये कुछ ऐसे यहाँ पे ट्रैवल करेगी, देखो यहाँ से आने के बाद ये ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, उसके बाद यहाँ पर भी नॉर्मल बनेगा और ऐसे यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, और यहाँ से ऐसे करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। हमको दोनों यहाँ पर एंगल को फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे अब इसको करने का एकदम तरीका एकदम बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पर है डेबर इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। हमको ए पता है। अच्छा एक चीज और नहीं पता इसमें, भाई साहब ग्लास है तो ग्लास का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने कहा कि ये ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो इसका n है n2 की वैल्यू ले लीजिए √2 है, मैंने मान लिया कि √2 है, √2 का जो वैल्यू 1.414 लमसम इतना ही होता है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है वो √2 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सीधा लगाएंगे स्नेल्स लॉ और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर लगाओ स्नेल्स लॉ, तो जरा देखो स्नेल्स लॉ क्या कहता है। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन गई, साइन आई अपॉन साइन गई मतलब रिफ्रैक्शन, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन जरा देखो ये n1 से n2 में जा रही है, तो यहाँ क्या लिखते हैं n2 अपॉन n1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, n2 अपॉन n1। तो हमको पता है कि साइन आई कितना है, 30 डिग्री है, और साइन आर हमको नहीं पता, इज इक्वल टू n2 पता है, n2 कितना है, n2 है √2, और n1 पता है, n1 कितना है, n1 तो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो साइन 30 की वैल्यू यहां पर हमने लिखा 1/2 इज इक्वल टू 2 साइन आर, 2 साइन आर। तो यहां पर साइन आर निकल आएगा, साइन आर इज इक्वल टू 1/2 √2, ठीक है। साइन आर हमारे पास कितना आया है, 1/2 √2। अब ये जो वैल्यू है हम इसको कैलकुलेट यहां पर नहीं कर पाएंगे। हमने जो क्वेश्चन चूज किया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये जो हमने वैल्यू ले रखी है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 ले रखा है, उसमें साइन एंगल कितना आ रहा है, 1/2 √2 आ रहा है, ठीक है। ये जो वैल्यू आ रही है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू है। अब आर मिल चुका है, जरा देखो ध्यान से, आर मिल चुका है। अब आर मिल चुका है तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि आर निकल आया है, अब यहां पर हम लगा देते हैं एक फॉर्मूला हमारे पास और है, देखिए। हाँ अच्छा एक चीज और सुनो ध्यान से, अगर हम एंगल 60 डिग्री लेते हैं तो यहां पर कितना आता 60 डिग्री आता है, यहाँ पर √3/2 आता, और हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी √3 लेते हैं, तब हमारे पास साइन ऑफ एंगल ऑफ आर निकल आता। देखो हमने जो यहाँ पर वैल्यूज ले रखी हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें इसको कैलकुलेट करना कि आर कितना होगा, वो अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं, मैथ लगानी पड़ जाएगी यहाँ पर। तो हम अपने अकॉर्डिंग से इसको क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। तो जरा देखो हम यहाँ पर क्वेश्चन को, इसको हमने बोल दिया कि ये √3 है, कितना है, √3। इसको जो है 60 डिग्री ले लेते हैं कि 60 डिग्री पे मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम 60 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। और 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, √3, और ये आ जाएगा √3। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है, √3/2, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं √3 कट जाएगा, तो साइन आर इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा।
तो अच्छा एक बार सुनो, यहाँ पर जो निकलेगा क्या वो R1 निकलेगा और इधर भी क्या होगा R2 होगा। अब साइन 1/2 कहाँ होता है, अभी देखा तो तुमने 30 डिग्री पे होता है। अब देखो सूटेबल हो गया हमारे लिए, यानी कि यहाँ पर जो ये हम निकाल रहे हैं ये R1 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं R1, ठीक है, ये वाला R1 निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो R1 एंगल आएगा, ये R1 एंगल कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन R इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 30 डिग्री है। पिछले वाला क्वेश्चन भी ठीक था, ठीक है, क्योंकि उसने वैल्यू अटपटी ले ली थी, इस वजह से R की वैल्यू जो है वो भी अटपटी आ रही थी, इस वजह से वो सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो ऐसा होगा कि आप सॉल्व कर सकें उसको। हमने एंगल R1 निकाल लिया, अब इसको जरा यूज करो, इसको यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, हम R2 निकाल लेंगे। जरा देखो कैसे निकलेगा R2। तो यहां पर हमारे पास एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, तो हमारे पास एंगल A 60 डिग्री दिया हुआ है ना, और इज इक्वल टू R1 कितना है 30 इज इक्वल टू R2, सॉरी प्लस होगा यहाँ पर, प्लस R2, सो R2 इज इक्वल टू 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 करोगे कितना हो गया 30 डिग्री, यानी R1 R2 यहाँ पर इक्वल है, R1 R2 यहाँ पर क्या है इक्वल है। अब R1 R2 इक्वल है, अब हमको इमरजेंस एंगल निकालना है। ठीक है, अब इमरजेंस एंगल निकालोगे तब आपका एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा। अब इमरजेंस एंगल निकालने के लिए तुमको यहाँ पर R2 पता चल चुका है, R2 पता चल चुका है, यहाँ पर फिर से क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो, यहाँ फिर से लगाओ स्नेल्स लॉ। जरा देखो लगाते हैं स्नेल्स लॉ, हम इसको यहाँ पर मिटाते हैं, इसको यहाँ पर मिटाते हैं और उसके बाद फिर से लगाते हैं क्या स्नेल्स लॉ। देखो कैसे लगेगा, अब यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, हमको R2 पता चल चुका है यहाँ का, अब E निकालना है, तो ये भी आसान है, तो हम लगा देंगे इस वाले सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ, तो साइन I अपॉन साइन गई इज इक्वल टू, इस बार जरा देखो लाइट कहाँ से आ रही, डेंसर से रेड जा रही है, तो इस बार हम लिखेंगे N1 अपॉन N2। ठीक है, तो साइन अब I की वैल्यू कितनी है, ठीक है, जो साइन I है वो यहाँ पर R2 है, जो साइन यहाँ पर ये वाली सरफेस के लिए I है वो क्या है साइन R2 है, और जो साइन R है वो यहाँ के लिए क्या है साइन E है, क्या है साइन E, और N1 कितना है, N1 हमारे पास एयर है, N2 कितना है √3 है, कितना है √3 है। अब यहाँ पर जरा देखो साइन R2 कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और अपॉन में साइन ऑफ इमरजेंस E इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यहां पर क्या लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/3 और साइन E लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे साइन E इज इक्वल टू √3/2, कितना आ गया साइन E इज इक्वल टू √3/2। अब साइन E √3/2 कहां होता है 60 डिग्री पर, तो हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ रही है 60 डिग्री आ रही है। नहीं समझे, समझाता हूं फिर से, देखो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, मैंने बड़ा कर दिया है। ठीक है, समझो, साइन I अपॉन साइन R लगाया, R1 लगाया, क्योंकि इस सरफेस के लिए R1 होगा, तो N2 अपॉन N1 लगाया, साइन I मैंने 60 डिग्री माना, R1 निकालना था, N2 √3 दिया हुआ है, ये 1 है, √3/2 और ये √3 साइन R उधर भेज दिया, R1 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद साइन R1 इज इक्वल टू 1/2 आया, 1/2 कहाँ होता है 30 डिग्री पर होता है। तो उसके बाद हमने इस सरफेस के लिए यहाँ पर फिर से स्नेल्स लॉ लगा दिया, साइन I अपॉन साइन R, इस बार N1 अपॉन N2 किया, क्योंकि लाइट रे यहां से यहां जा रही थी, इस वजह से साइन R2, इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे हम, इस वाले एंगल को R2 बोलेंगे। तो साइन R2 अपॉन साइन E इज इक्वल टू 1/√3, साइन 30 आ गया, R2 कितना निकाले 30, साइन E निकालना है 1/√3 था, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, 1/√3 है, साइन E उधर भेज दिया, साइन E कितना आ गया √3/2, ये इधर आ गया था, तो E कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, यानी एंगल ऑफ इमरजेंस निकल चुका है, हमारा पहला आंसर आ चुका है कि एंगल ऑफ इमरजेंस बताओ कितना होगा। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है डेबर, डेबर में रख दो, ये फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है डेबर के लिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, डेबर इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, डेबर इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट है 60 और I कितना है, सॉरी E कितना है 60 प्लस 60, A कितना है -60। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर आ गया कि 60 आया है,
यानी कि जितने एंगल पे तुमने इंसिडेंट कराया उतने एंगल पर इमर्जेंट हुआ। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, जितने एंगल पे हमारा इंसिडेंट लाइट आया उतने एंगल पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। यानी आई और ई की वैल्यू बराबर है, आई और ई की वैल्यू क्या है, बराबर है। यहां पर देखिए हमारा आई 60 डिग्री है और ई भी देखो 60 डिग्री आया। जब आई और ई बराबर होते हैं तब हमारा R1 और R2 भी बराबर होता है, 30 डिग्री 30 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब जरा आपको ले चलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की तरफ कि क्या होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। आप इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा कि क्या होता है यहां पर। तो अब आपको मैं बताता हूं, ठीक है। एक यहां पर न्यूमेरिकल किया हम लोगों ने, पहले वैल्यू गलत ले ली, दोबारा में मैंने सही किया उसको। अब हमको यहां पर पढ़ना है कि हमारा जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन बोल लेते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जो है, जो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो सबसे पहले ये डिपेंड करता है इंसिडेंट एंगल पे, सबसे पहले जो डिपेंड करता है ये इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम यहां पर कहेंगे इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। हमारे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब है जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल डेबर होगा। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी जितना ज्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म उतना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, समझ में आया। यानी जितना ज्यादा प्रिज्म का एंगल होगा उतना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। दूसरी चीज है इट डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट एंगल। यानी जितना ज्यादा इंसिडेंट एंगल उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। यानी इंसिडेंट रे हमारे पास जो आई है अगर वो ज्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और तीसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा, तीसरी चीज हम बोल सकते हैं कि तीसरी चीज डिपेंड करेगा कि कैसा मटेरियल ले रखा है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगर √3 है तो अलग होगा, अगर √2 है तो अलग होगा। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमने √2 ले लिया था तो R की वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, लेकिन जैसे ही √3 लिया वैसे R की वैल्यू एकदम हमारे लिए सूटेबल आ रही थी कि हम उसको कैलकुलेट कर सकते थे। जब √3 ले लोगे तो उसमें साइन R की वैल्यू, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री होगा तब साइन R की वैल्यू 30 डिग्री आ रही थी। लेकिन जब हमने √2 लिया था और साइन जो इंसिडेंट एंगल था वो 60 डिग्री था, तब वहां पर 1/2 √2 आ रहा था, जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। फिर भी अब जरा समझो हमारे पास क्या है, यहां पर क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। यानी किस मटेरियल का आपने प्रिज्म ले रखा है, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पहला हमने क्या बताया, एंगल ऑफ प्रिज्म पे। ठीक है, दूसरा बताया एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, तीसरा बताया कि हमारे पास कैसा यहाँ पर प्रिज्म यूज हो रहा है। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है कि जो हमारा मिनिमम एंगल डेविएशन है वो कैसे होता है। यानी जब हमारे पास क्या होता है कि, अच्छा चलो बात कर लेते हैं उसकी। हमारे पास जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक कर्व है, यहाँ पर क्या है, एक कर्व है, ये मार्कर नहीं चल रहा है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, कर्व, जरा देखिए। इधर हमारे पास है एंगल ऑफ डेविएशन, और इधर हमारे पास है इंसिडेंट एंगल। देखो इसका एक कर्व बनता है। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते हैं तो हमारा जो मिनिमम एंगल है वो थोड़ी देर के लिए घटता है पहले, फिर उसके बाद जो है अचानक से बढ़ने लगता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ करके इसका जो एंगल होता है वो मिनिमम होता है, यहां पर आ करके ऐसे
ठीक है। यहां पर होगा डेबर m और यहां पर I इक्वल टू E हो जाता है। जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम्स इक्वल टू इमर्जेंस एंगल, वहां पर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ठीक है, देखो क्या है कि अगर हम यहां पर जनरल बात करें कि हमारे पास डेबर है, इस डेबर के लिए देखो दो एंगल ऑफ इंसिडेंट होंगे, यानी यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। यानी जैसे मान लीजिए हमने 30 डिग्री रखा, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को 30 डिग्री रखा, तो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमने फिर उसके बाद रखा 60 डिग्री, 60 डिग्री रखा, मैंने मान लिया कि 60 डिग्री रखा, तब भी हमारा एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही आ रहा है। यानी कि हमारे पास एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो इंसिडेंट एंगल हो सकते हैं, लेकिन जहां पर I इक्वल टू E हो जाए, जहां पर I इक्वल टू E हो जाए, वहां पर केवल एक ही डेविएशन होगा, एक ही एंगल ऑफ डेविएशन होगा। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री था, हमने इंसिडेंट कराया 60 डिग्री पर, ठीक है, और उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो हमने √3 माना था, तब उसमें I इक्वल टू E आया था, विच इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, जब हमारे पास मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है तब केवल हमारे पास एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन होता है, बाकी के लिए दो हैं। देखो इसके लिए जरा देखो, यहां पर भी है और यहां पर भी है। ठीक है, यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, इसके लिए 30 डिग्री के लिए भी एंगल ऑफ डेविएशन इतना है और 60 डिग्री के भी एंगल ऑफ डेविएशन इतना है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये पैराबोला नहीं है, ये सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर्व है। ठीक है, अब समझो ध्यान से आगे। अब एंगल ऑफ डेविएशन का यहां पर हम लोग निकालते हैं जल्दी से फॉर्मूला। अब मिनिमम एंगल का जो फॉर्मूला होता है हमने अभी बताया कि I इक्वल टू E हो जाए, ठीक है, और R1 इक्वल टू R2 हो जाए। तो हमारे पास यहां पर क्या है, इतने सारे मार्कर ले लिए, चल हमारे पास यहां पर क्या है, ये एक प्रिज्म है, ठीक, यहां पर हम प्रिज्म लेते हैं, ये हमारे पास प्रिज्म है और इसमें हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को दिखाते हैं। हमने यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट कराया, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और यहाँ पर ये नॉर्मल के बाद ये लाइट रे ऐसे ट्रेवल करी यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर एक ऐसे नॉर्मल और लाइट रे फिर ऐसे आ गई। यहाँ पर क्या है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये डेबर, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, ये एंगल इमरजेंस है, ये हमारे पास क्या है, ये एंगल हमारे पास I है, ये वाला एंगल हमारे पास R1 है, ये वाला एंगल हमारे पास R2 है। ठीक है, अब इसमें हमने अभी डेबर का फॉर्मूला निकाला, डेबर इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए, ये हमने डेबर का एक फॉर्मूला भी यहाँ पर डिराइव किया था। लेकिन अगर हम बात करें फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अगर हम बात करें फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो यहां पर जो हमारे पास होता है I इज इक्वल टू E हो जाता है सबसे पहले, ठीक, और दूसरी चीज इसमें R1 इक्वल टू R2 हो जाता है। ठीक, हमारे पास R1 R2 इक्वल हो जाएंगे, I और E भी इक्वल हो जाते हैं। तो जरा देखो हमने पढ़ा था एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी जब R1 R2 इक्वल हो गए हैं तो एंगल A इज इक्वल टू 2R हो जाएगा। सो R इज इक्वल टू A/2 हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अब उसके बाद जरा देखो R हो गया, अगर मैं E की बात करता हूं, I इक्वल टू E हो चुका है, यानी कि हमारे पास डेबर इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए, I और E बराबर है तो डेबर इज इक्वल टू, अब डेबर नहीं होगा, अब डेबर M होगा क्योंकि मिनिमम डेविएशन हो चुका है। अब यहाँ पर I इसको भी लिख लेंगे, I इसको भी ले लिखेंगे और A को हम लोग A ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ चुका है। अब यहाँ पर डेबर M इज इक्वल टू 2I माइनस ए, तो डेबर M प्लस A इज इक्वल टू 2I, डेबर M प्लस A/2 इज इक्वल टू I। हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रिलेशन डिराइव करेंगे, इसको और इसको यूज करके हम उससे क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर सिंपली हम एक चीज लगा देंगे और वो होगा स्नेल्स लॉ, हम डायरेक्टली लगा देंगे स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगा देंगे आराम से, यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, साइन I अपॉन साइन R
इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, क्योंकि एयर से लाइट आ रही है और ग्लास में जा रहा है, यानी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है, एयर का जो है वो N1 है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैंने यहां पर ये लगाया, ठीक, अब उसके बाद जरा देखो I की वैल्यू क्या है, साइन I की वैल्यू क्या है, डेबर m प्लस ए बाई टू, क्या आ जाएगा, डेबर m प्लस ए बाई टू, और अपॉन साइन R की वैल्यू क्या है, a बाई टू, क्या है, a बाई टू इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। किसके लिए आया है, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो यहां पर आपको इस चीज समझ में आ गया होगा। हमारे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इसका प्रूफ भी आता है, ठीक है, और कभी कभी यहीं से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन भी आसान है और प्रूफ भी आसान है, आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, एकदम आसानी से मैंने इसको समझा दिया है आपको। ठीक है, अगर फिर भी आपको यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, हम उसको क्लियर कर देंगे। और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।